बिहार में 7 आईएएस अफसरों का तबादला। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की मौत के बाद त्रिपुरारी शरण बने राज्य के नए मुख्य सचिव। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में ली आखिरी सांस। आरजेडी के पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह ने जताया शोक। बिहार से राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन। शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद परिवार में शोक की लहर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर जताया दुख। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना महामारी को लेकर की चर्चा। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देश भर में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। कोरोना से स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बिहार में टेक्नीशियन की कमी के चलते सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने इन बंद वेंटिलेटरों को निजी कंपनियों के हाथ में देने का फैसला लिया है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति और उस पर जारी सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार के पास वेंटिलेटर है, टेक्नीशियन नहीं। सरकारी अस्पताल में धूल फाक रहे वेंटिलेटर। सरकार निजी कंपनियों को देगी बंद वेंटिलेटर। स्वास्थ्य समिति ने जारी किया विज्ञापन। कोरोना काल में बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई परत दर परत खुलती जा रही है। बिहार के सरकारी अस्पतालों से वेंटिलेटर के धूल फाकने की खबरें लगातार आ रही हैं। जिलों से शिकायत आ रही है कि अस्पताल में वेंटिलेटर तो है, लेकिन उन्हें चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है, जिसकी वजह से मशीनें अस्पताल में पड़े पड़े धूल फाक रही हैं। महामारी में आईसीयू तो आईसीयू, वेंटिलेटर जो आया आज तक टेक्नीशियन नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग टेक्नीशियन की रो रहे हैं। टेक्नीशियन की मांग की है, जैसे हम लोग मिलेगा उसको हम लोग तरफ। वैसे हम लोग अभी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अभी हम लोग आवेदन लिए थे, तो कुल मिला के 82 बेड्स 7-8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने देने का निर्णय लिया हम लोग। यानी कि 6 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनके संचालन के अभाव में आज के दिन में कटिहार में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कटिहार मेडिकल कॉलेज को विजिट किया था 14 तारीख को। वहाँ के प्रशासन से हमने बात करके उनको हमने आग्रह भी किया, थोड़ा फोर्स भी किया कि आप अपना टेक्नीशियंस दे ताकि हमारा वेंटिलेटर चल सके। कोरोना की दूसरी लहर के आते ही बिहार सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का आदेश दिया और अब अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को सौंपने का फैसला लिया। बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए गए। इसके जरिए निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर लेने के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया। वहीं बिहार सरकार के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हे भगवान, हमारे बिहार की क्या दुर्दशा कर दी। 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार में वेंटिलेटर चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं है, इसीलिए सरकारी वेंटिलेटर अब निजी अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। बेशर्मों और जंगल राज का रोना रोइए। वेंटिलेटर को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने के साथ ही बिहार सरकार ने कोरोना मरीजों को 2 किस्तों में 3-3 रेमडेसिविर देने का फैसला लिया है, जिसके संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि राज्य में 70,000 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है और सरकार ने केवल 14,000 रेमडेसिविर मंगाई है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो हमसे चर्चा के लिए इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और अब
और आरजेडी विधायक रणविजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज में। जिस तरीके से ये सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं साहू जी कि ये कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं की पोल तो खुद ही खोल रही है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम वेंटिलेटर्स मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जो सरकार के पास वेंटिलेटर्स थी, टेक्नीशियन नहीं, अब वो प्राइवेट सेक्टर्स को यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिए जाने की बात कही जा रही। तो ये फर्क क्यों किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कोविड-19 पिछले साल पूरे देश ने दुनिया में कहर बपाने का काम किया था, उस समय में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार सदन में चर्चा की कि जो आंकड़े हैं झूठे आंकड़े हैं और के जो महान जनता है 13-14 करोड़, उनको धूल झोंकने का काम राज्य सरकार कर रही है। आखिर हम पूछना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, वक्त तो राजनीति का है नहीं, ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये हम सब लोगों को नैतिक जवाबदेही है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि हम उन लोगों को सेवा करें, हम उन लोगों को बचाएं जो लोग निर्दोष हैं। बिहार में जिस प्रकार से संसाधन की कमी के कारण आज हमारे निर्दोष लोग इस बिहार में जो मौत के गाल में समा रहे हैं लगातार सिर्फ इलाज के बिना, आखिर सवाल उठता है किन पर? जो सत्ता में बैठे हैं, 16 साल से सत्ता में बैठे, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही विचारधारा की सरकार है, तो आपको काम करने से किसने रोका था? इस बिहार में आज तक टेक्नीशियन की बहाली नहीं है, विडंबना है। 209 वेंटिलेटर पर हमारे टेक्नीशियन नहीं है। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री दोषी है या बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी दोषी हैं? क्या प्रतिपक्ष के नेता इसके लिए दोषी है? आपको किसने रोक के रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो हमारे वेंटिलेटर हैं उनकी व्यवस्था, उनके टेक्नीशियन को आपने बहाल करने का काम नहीं किया? अब जब आग लगी है तो कुआं खोदने की बात हो रही है और हमारे मासूम जनता जो निर्दोष हैं उनको इलाज, उनका हमारा धर्म सेवा बनता है कि हम उनको जान बचा पाए, सेवा दे सके, दवा दे सके, सुई दे सके, वेंटिलेटर का सुविधा दे सके। लेकिन आज बिहार में क्या हो रहा? हमारे मरीज के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर की बात तो दूर है, सरकारी अस्पताल में लोग जाने से कांप रहे हैं। डर है, उनके मन में एक भय का माहौल है, डर है कि अगर मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा तो बच के नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा लोगों के दिमाग में मेंटलिटी पूरे ठीक है साहू जी, ठीक है साहू जी बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर माधव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। माधव जी बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज में। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर जब एक तरफ आरजेडी भी यही लगातार कह रही हो, तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट तक कर दिया कि 16 सालों से अगर जेडीयू की सत्ता अगर बिहार में बनी हुई है, बरकरार है, तो फिर ऐसे में 16 सालों के वक्त में भी अब तक वेंटिलेटर सही तरीके से इंतजाम क्यों नहीं कर पाई? जो टेक्नीशियन की कमी अब बताई जा रही है, तो ये कमियां, ये खामियां अब क्यों निकल करके सामने आ रही हैं? 16 साल क्या किया? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा के लिए कोई भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। केंद्र सरकार को भी उम्मीद नहीं थी और भारत के अन्य राज्यों की जितनी सरकारें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना का यह इतना भयानक रूप देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक है, जब ये आपदा है, आपदा में तो सारी व्यवस्थाएं अगर है भी तो जैसे निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां जैसे नजर आती है, क्योंकि ये आपदा होता है। जहां तक वेंटिलेटर की बात है, पूरी सरकार, पूरी महकमा जो है लगा हुआ है कि बिहार वासी जो है, जो लोग भी संक्रमित हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो, मेडिसिन की कोई कमी न रहे, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी संक्रमित व्यक्ति ना मरे, इलाज के कारण किसी व्यक्ति को कोई जैसे कोई मरे नहीं। सरकार जैसे पूरा काम कर रही है। और जहां तक विपक्ष की बात है, मैं बार बार कहता हूं, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। नकारात्मक राजनीति मत कीजिए, आप सकारात्मक राजनीति कीजिए। आइए सब लोग आगे बढ़िए, सब लोग मिलके कीजिए। ये आपदा है, जब भूकंप आता है तो भूकंप जैसे आपदा होता है उसमें सब लोगों को मिलके ही जैसे सेवा करनी होती है। यह भी एक आपदा है, पूरे भारतवर्ष में ये जो आपदा है, ये
तो हम सब लोग मिलके आगे बढ़े। शिकायत का वक्त अभी नहीं है, लेकिन माधव जी, वक्त नहीं आप ये भी तो देखिए ना कि वाकई इसमें गलत क्या कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, क्योंकि अगर वाकई 16 सालों से अगर आप सत्ता पे काबिज है तो ये सवाल तो उठेंगे ही। जायज है कि 16 सालों में आखिर क्या अब तक आप उतने टेक्नीशियंस नहीं जुटा पाए कि सरकार के पास जब टेक्नीशियंस नहीं है तो उन वेंटिलेटर्स को प्राइवेट सेक्टर्स के पास में सौंपा जा रहा है। मैडम 16 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी हम लोगों ने देखा है। मैं भी जो है सो कोई बहुत ज्यादा मेरा एज नहीं है। 16 साल पहले आरजेडी का जब शासन हुआ करता था और बिहार की क्या हालात थी हम सब लोगों को पता है। इसलिए आरजेडी के लोग हम लोग को ये न बताएं कि 16 साल पहले क्या था स्थिति जो है। हम लोग नहीं चाहते हैं उस पर जाना, अभी पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं। अभी पूरा देशवासी परेशान है। हम लोग जैसे उस परेशानी में देशवासियों के साथ हैं, जितनी मदद हो सकती है हम सब लोगों को। सर 16 साल पहले की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो ये हो रही है कि 16 सालों का वक्त बीत गया। तो अगर इस लंबे समय में भी आप बिहार के लोगों को या बिहार की स्थिति को नहीं समझ पाए तो आपको और कितना वक्त चाहिए? देखिए क्या समझ नहीं पाए, जब पहले फेज में जब पहला वेव आया कोरोना का, उसमें भी बिहार में रिकवरी रेट आपने देखा कम से कम जैसे जान की क्षति हुई बिहार में। तो आखिर ऐसा कहना कि बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं है, बिहार में कुछ है ही नहीं, तो आखिर कैसे हो रहा है? टीकाकरण की शुरुआत हुई, क्या बिहार के लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ? टीका नहीं दिया गया। 18 से लेकर 45 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए वहां भी बिहार सरकार ने जैसे मुफ्त टीका की बात की है, टीका कंपनियों से डायरेक्ट जो है तो बात। लेकिन टीका लगा कहाँ है सर अभी तक? अभी पूरे लोगों को टीका लगा कहाँ है? ये तो कहने की बात है। मैडम जब टीके की उपलब्धता की बात मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी भारत के किसी भी राज्य में आप देख लीजिए टीके की उपलब्धता के लिए हर स्टेट अपने अपने ढंग से बातचीत कर रहा है। बिहार सरकार ने भी ऑर्डर दे रखा है। आज से हम लोग का कार्यक्रम चलना, टीकाकरण का महाअभियान चलना था। माधव जी बने रहिए हमारे साथ आरजेडी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और साहू जी अब आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो आपने सुना कि किस तरीके से कह दिया गया कि अभी नकारात्मक राजनीति मत कीजिए। नकारात्मक राजनीति से क्या तात्पर्य रखते हैं? क्योंकि आपने तो खामियां गिनाई है सरकार की तरफ से कि अगर 16 सालों से वाकई कोई सत्ता पर काबिज है और बिहार की जनता के लिए अगर वो इतना भी नहीं आज के वक्त में कर पा रहे हैं तो क्या किया गया है? रणविजय जी देखिए ये लोग सच्चाई को बोलना नहीं चाहते हैं और जो सच्चाई है उसको ये स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर बात तो स्पष्ट है कि आप 16 साल से सत्ता में थे, आज वेंटिलेटर का 209 टेक्नीशियन इस बिहार में नहीं है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को हम अस्पताल का सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। अब हमारे जो लोग हैं वो अस्पताल में जाना नहीं चाहते हैं, उनके मन में एक भय है। तो आखिर इन बातों को आप कैसे निकालेंगे? हम विपक्ष के लोग लगातार, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार के लोग लगातार जागरूकता अभियान से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दफ्तर को बंद करने का काम किया। जिस प्रकार से सरकार का गाइडलाइन आया, जदयू और भाजपा की दफ्तर कई दिनों तक चलती रही, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले गंभीरता से संज्ञान लिया और अपने दफ्तर तक को बंद किया। बिहार में तमाम जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम थे सबको उन्होंने बंद करने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल तो गंभीर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इन बिंदुओं को हमेशा उठाते रहे, सरकार को आईना दिखाते रहे, सड़क से लेकर सदन तक। लेकिन ये सरकार तो कुछ सच्चाई को न देखना चाहती है, न सच्चाई को सुनना चाहती है। तो ये तो तर्कों में बात करना नहीं चाहते हैं। हमारे माननीय प्रवक्ता माधव भाई ने कहा कि अभी कोई राजनीति का वक्त, ये राजनीति कहाँ, इसमें राजनीति नहीं हो रहा है। ये तो हमारा काम है आपको सहयोग करना और हम लोग लगातार आपको सहयोग कर रहे हैं, सकारात्मक कामों में सहयोग कर रहे हैं। आज बिहार में हमारे निर्दोष लोगों को अस्पताल की सुविधा नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको दवा नहीं मिल रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। आखिर जवाब किनको देना होगा? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, 16 साल से जिनकी राज है इस बिहार में राज है और केंद्र में राज है, तो जवाब तो आपको देना होगा। 1 साल पहले यह कोरोना का प्रकोप आया था और 1 साल के बाद भी आपको एक 12 महीने का मौका मिला। 12 महीना में आपने क्या तैयारी किया? आप स्पष्ट कीजिए ना, लोगों को बताइए ना कि 12 महीने में मैंने कोरोना के लिए
जो ये आपदा या प्राकृतिक आपदा या इसके बचाव के लिए हमने ये प्रबंध किया, हमने ये व्यवस्था की, हमने ये स्पेशल कोविड अस्पताल का निर्माण कराया, हम बेड का निर्माण कराया। आप लगातार अब बात कर रहे हैं, तो आखिर इन सब बातों को बिहार के लोगों को बताना होगा। बाकी सारी बातों को बिहार की महान जनता देख रही है, समझ रही है, और बिहार की जनता महान है, हर बिंदु को बड़ी बारीकी से और बड़ी समझदारी से देखने का काम करती है, और समय पर अपना फैसला भी देने का काम करती है। ठीक है रणविजय जी, आप ही का ये सवाल मैं माधव जी से ही पूछना चाहूंगी। माधव जी, अब आप इस पूरे वाकया पे क्या कहेंगे, क्योंकि वाकई में सवाल खड़े होना लाजमी है। अगर इस तरीके की कमियां देखी जा रही है, आप कह रहे हैं कि किल्लतें नहीं है, लेकिन किल्लतें तो साफ सभी को दिखाई दे रहा है। किसने कहा किल्लतें नहीं है? पूरे देश में किल्लत है। और रणविजय भाई जो कह रहे हैं, मैं कहाँ उसे डिनाई कर रहा हूँ। पूरे देश की भी हाहाकार मचा हुआ है। क्या हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं कर रही है, हाई कोर्ट मॉनिटर नहीं कर रही है, जुडिशरी भी स्वतः संज्ञान वो मोटो ले रही है। तो ऐसा नहीं है पूरे, मैं जब बोला जब प्राकृतिक आपदा होता है तो प्राकृतिक आपदा में व्यवस्था होने के बावजूद भी उस रूप में काम नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के उत्पादन में कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बहुत सारे चीज केंद्र स्तर पे होता है। आप देखिए क्या भारत में अगर मैट्रिक टन का अगर बात करें तो जितना उत्पादन क्षमता भारतवर्ष में ऑक्सीजन का क्या नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? आप देखिए गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र से अगर सप्लाई करनी है तो वी डोंट हैव ए पाइपलाइन नहीं है ऑक्सीजन के लिए। अब आइडियली पाइपलाइन होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र से कैसे सप्लाई बिहार में होगा? या तो जैसे ट्रेन से जाएगा या फ्लाइट से जाएगा। तो स्वाभाविक है जब लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग का इस तरह का नहीं है, जब कभी सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, और मैं एक सरकार को दोषी नहीं देता हूं, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के कारण या किसी एक पर्टिकुलर सरकार के कारण ये सारा चीज हो रहा है। तो सारी चीजें हैं जो हम लोग को सोचने की जरूरत है। इसलिए मैंने बोला कि अभी उन सारे बातों पर डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो एक ही चीज है कि हम सब लोग मिल के इस आपदा में। चलिए माधव जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डिस्कशन करने का कोई टाइम नहीं है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन क्या अगर रणविजय जी ये कह रहे हैं कि 1 साल का यानी 12 महीने का समय तो फिर भी आपके पास था ना, आपको ये तो पता था कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना की मार लोगों में एक बार फिर से वो दहशत उसी तरीके से वापस आ सकती है और ये महामारी इसी तरीके से फैलती रहेगी। तो वो 12 महीने का समय आपने कहा आप व्यस्त रह गए या भूल गए कि वाकई कोरोना है या नहीं है? देखिए सरकार जो है ना कभी सोती नहीं है, सरकार हमेशा जागी हुई रहती है, सरकार हमेशा अपने कामों में लगी रहती है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना का पहला वेव आया और उस वेव को जिस तरह हम लोगों ने झेला, उसके बाद जो हम लोगों को सक्रियता दिखानी चाहिए थी, पूरे भारतवर्ष की बात मैं कह रहा हूँ, और यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो दिखाना चाहिए था, प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाना चाहिए था पूरे भारतवर्ष में, केंद्र सरकार के द्वारा भी या तमाम अन्य सरकारों के द्वारा भी। यहाँ हम लोगों से चूक हुई है। हम लोगों को अनुमान नहीं था कि दूसरा वेव, या किसी को भी अनुमान नहीं था, चाहे आरजेडी के लोग भी, उनको भी ऐसा अनुमान नहीं था। तो थोड़ी सी जैसे चूक हुई है, वहाँ वैज्ञानिक लोगों से भी चूक हुई है, कोई भी इतना जैसे नहीं था कि इस तरह का वेव आ जाएगा। लेकिन मैं वही बार बार कह रहा हूँ, उसमें अभी जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मतलब यही है कि जो अभी है, जो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, उसको हम लोग लेके बिहार वासियों की सेवा करें, भारतवर्ष के लोगों की सेवा करें। जो लोग भी संक्रमित हैं उनको कोई कठिनाई ना हो, उनका प्रॉपर इलाज हो, मेडिसिन के कारण कोई भी व्यक्ति जैसे ना मरे, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई व्यक्ति ना मरे, इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जब एक बार नॉर्मल जीवन पटरी पे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है सो करते रहेंगे डिबेट कि कहाँ किस चीज की कमी के कारण क्या हुआ, कैसी सरकार की विफलता है, नहीं है, क्या अपडेट होना चाहिए था, उन तमाम बिंदुओं पे हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी सकारात्मक बातें कीजिए, जहां है वहां सहयोग कीजिए दूसरे को। ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि किसके तरफ से कमियां हैं, किसके तरफ से नहीं, आपने वैज्ञानिकों की भी कमियां उजागर कर दी, लेकिन हाँ 12 महीने में नहीं, आपने ये बात कही है, आपने अभी ये बात ऑनियर ही कही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो वैज्ञानिकों की तरफ से भी रही है। मैं बहुत बोलता रहा हूँ, किसी को अनुमान नहीं था, जो प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, जिस तरह का होना चाहिए था हम लोग का, किसी की सब लोगों ने जो इस तरह का अनुमान नहीं लगाया था। और स्वाभाविक है जब अनुमान लगाने में गलतियां होती है तो जिस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को क्रिएट करके पहले से रखना था वो नहीं हो पाया। मैं तो बता रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल चीज है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी इस चीज को समझ रही हैं। अगर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी, कुछ ना कुछ अनुमान लगाने में हम लोगों से गलती हुई, सरकार से गलती हुई, जनप्रतिनिधियों से गलती हुई कि जो हर जिले में भी जैसे लेकिन माधव जी एक और बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर आपकी सरकार इस वक्त सत्ता में है तो फिर अगर नीतीश सरकार को जरूरत पड़ रही है लॉकडाउन लगाने की, तो वो लॉकडाउन लगा क्यों नहीं रहे पूरी तरीके से?
देखिए, मैं लॉकडाउन कल भी आपके चैनल पे मैंने किया था। लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं है मैडम। जिस अभी जो सेकेंड वेव है, ये वेव इतना आक्रामक है कि लॉकडाउन करने से भी जो आप कहेंगे कि जिस रूप में सफलता मिलनी चाहिए उस रूप में सफलता नहीं मिलेगी। अब कोरोना के संक्रमण को चेन को तोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि ये अब दिल्ली की है, ऑन एयर कहते हैं कि एयरबॉर्न हो चुका है। तो एयरबॉर्न में क्या आप लॉकडाउन लगाएंगे? अभी बिहार की जो स्थिति है, बिहार में फिर भी अभी कंट्रोल में है। जितने केसेस अभी आ रहे हैं, जितना हाई पॉपुलेशन हम लोग का है, उसके रेशियो में अभी भी हम लोग जो है अच्छे कंडीशन में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक भी केसेस नहीं आना चाहिए, लेकिन वहां लॉकडाउन लगाने का अर्थ है कि आदमी जो लोगों का जीविकोपार्जन के साधन को समाप्त करना। और कंप्लीट लॉकडाउन हम लोगों ने लगा के देश में देखा है। तो जहां एक तरफ जान को भी बचाना है तो दूसरी तरफ जीविकोपार्जन के साधन को भी बचाना है मैडम। दोनों में सामंजस्य लेके ही चलना पड़ेगा। सिर्फ जैसे आप लॉकडाउन कर देंगे उससे नहीं होने वाला है कुछ। ठीक है माधव जी, आपके इसी बात पर जवाब मैं रणविजय जी से भी लूंगी। आप ही जरा बताइए सर कि किस तरीके से, अगर ये कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें आर्थिक तौर पर भी देश को चलाना है और झुकने नहीं देना है, ठीक है, सब कुछ समझते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर तो हम अभी भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ही जा रहे हैं। क्योंकि जब मान लीजिए सारी चीजों को, अब जिस तरीके से एसेंशियल चीजें हैं केवल उन्हीं की सप्लाई जारी है, लेकिन बाकी चीजें तो ठप पड़ी हुई हैं, तो क्या इकोनॉमी अब डगमगा नहीं रही है? और क्या संपूर्ण लॉकडाउन मानते हैं कि नहीं किया जा सकता? कुछ समय के लिए तो लेकिन लागू किया जा सकता है, वो तो मिनी लॉकडाउन को भी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण माना जाए? रणविजय साहू जी, देखिए, कहीं न कहीं सरकार का जो समन्वय है, जो सरकार जिस बदौलत बिहार में चल रही है, और मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बिहार के अध्यक्ष ने भी बयान दिया था कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से जदयू के बड़े नेता के द्वारा उनके इस बयान का आलोचना किया गया, हम सब लोगों ने देखा। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी सर्वदलीय बैठक में और अपनी ओर से लॉकडाउन के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। उन्होंने 18 बिंदुओं पर सरकार के सामने में अपनी बात रखी और सरकार को सलाह देने का काम किया। लेकिन सरकार लगातार जो रात्रि में नाइट कर्फ्यू लगाया गया वह कहीं से भी कारगर नहीं है। लगभग रात के वक्त में आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो शाम का वक्त होता है उसमें लगभग लोगों का गतिविधि नहीं के बराबर होता है। और रात का जो कर्फ्यू लगा है उसमें बहुत हद तक हम जो लोगों का चयन है, जो संक्रमण का चयन है, हम बात करना चाहते हैं गाँव का, गवई का, खेत खलिहान का। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना शहर के माध्यम से अब गांव में प्रवेश कर गया। जहां से मैं आता हूं, जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं, मोरवा में, वहां हमारे 3 प्रखंड में बहुत ही तेजी से इसका फैलाव हुआ है। कई हमारे मासूम लोग, हमारे मासूम जनता जो निर्दोष थे वह कोरोना के गाल में समा गए हैं। तो ये और अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन है और दवा ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, और जो घरेलू उपचार हैं, आयुर्वेदिक उपचार हैं, वो सब लगातार कर रहे हैं लोगों से बचने के लिए। तो जो आंकड़ा सरकार के पास है, जो सरकार प्रतिदिन बुलेटिन में अपने समाचार को देती है कि बिहार में इतने लोगों की मृत्यु हुई, या अखबार के माध्यम से, आश्चर्य होगा ये आंकड़ा सही नहीं है। जो सही आंकड़ा, बिहार में इतनी संख्या में लोग कोरोना के गाल में समा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा सुन के। और हम लोग का मतलब रूह कांप जाता है कि इतनी भारी संख्या में देख के कितने लोग हमारे छोटे से प्रखंड में दर्जनों लोग गाल में समा गए हैं। जो सरकार के पास रिकॉर्ड है, समस्तीपुर के डीएम के पास रिकॉर्ड नहीं है, सीएस के पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा हमारे पास है। हम जानते हैं कि वह व्यक्ति कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकारें जानबूझकर के आंकड़े दबा रही है? पूरे बिहार में गांव की तरफ बढ़ गया है। और चूंकि गांव में जो लोग हैं वो खेत में करते हैं, निश्चित तौर पे सरकार सही आंकड़ा, सरकार के आंकड़ा लोगों के बीच नहीं रख पा रही है। और जो मौत का आंकड़ा है वह सरकार
नहीं बताना चाहती है कि हम बिहार के लोगों को बतावे। माधव जी जानते हैं, माधव जी एक शिक्षित प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई हैं, वो हर बिंदु को जानते हैं किस प्रकार से बिहार में ये कोरोना के ये जो मौत है, मौत के गौल निर्दोष लोग गाल में समा रहे हैं और पूरा रूह कांप जा रहा है। इस मौत से निर्दोष लोग गाल में समा रहे हैं। आखिर इसके दोषी कौन? सिस्टम, जो सिस्टम होता है, जो सरकार होती है, दोष तो उनको है। ताली तो निश्चित रूप से सरकार को ही मिलने का काम होता है और शिकायत भी है और सरकार को ही सुनना पड़ता है। तो आपको तो अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि हमसे चूक हुई है। आपने कहा माधव भाई ने कि हाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है, वैज्ञानिक के माध्यम से हो या हमारे सरकार के स्तर से हो, चूक हुई है। लेकिन आइए सब मिलके हम लोग सकारात्मक रूप से इस बिहार को बचाने का काम करें, भारत माता को बचाने का काम करें और मासूम जो हमारे जनता है इस बिहार का, जिनका कोई दोष नहीं है, हम सब भाई मिलके इनको बचाने का काम करें। चलिए ठीक, रणविजय साहू जी और माधव जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ यानी वीआईपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को इस चर्चा में रखने के लिए। तो अभी आपने दोनों को सुना कि किस तरीके से आरजेडी के चाहे विधायक हो, प्रवक्ता हो, चाहे जेडीयू के विधायक या प्रवक्ता हो, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि कोशिशें लगातार की जा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां कुछ और ही सामने आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।